हेलो बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पहले चैप्टर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अभी इसी तरीके से इसी सीरीज में हम कुछ क्वेश्चंस आगे करने वाले हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी हैव चार्ज 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक्सप्लेन। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि आपके पास कोई बॉडी है, उस बॉडी के पास क्या 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है, 2 में आ सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई बॉडी है, उसके पास 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा या नहीं होगा। तो आपको सोचना है कि ऐसी कौन सा फॉर्मूला है जिससे मुझे पता चल जाए कि किसी बॉडी के पास ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखिए, मुझे चार्ज दिया है, मेरे पास फॉर्मूला क्वांटाइजेशन से था Q इज इक्वल टू एन ई। तो मैं Q इक्वल टू एन ई को लगाता हूं और n निकालता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर्स आते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कोई नंबर आता है तो इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल है। अगर ये चार्ज को मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता हूं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करने में वो एक होल नंबर आता है, एक इंटीजर आता है, तो इसका मतलब ये चार्ज जस्टिफाई करता है, ये चार्ज किसी बॉडी के पास हो सकता है। अगर ये नहीं होगा तो बॉडी के पास इतना चार्ज नहीं हो सकता। जैसे हम बोल रहे थे कि भाई कुछ भी चार्ज बॉडी नहीं गेन कर सकती है, तो जैसे कहने का मतलब है, मान लो मेरा हाथ है, इस पे आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास चार्ज कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम का। तो आप ये नहीं बोल सकते कि बॉडी के पास 1.5 के पास वैल्यू होगी या नहीं होगी, 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के देने से आपके पास कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। दो होंगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का हो जाएगा। इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो होल नंबर की फॉर्म में होता है। तो मैं सबसे पहले आपका इसे चेक करता हूं। सॉल्यूशन में देखिए कि आपके पास फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू एन ई। एन जो होता है बच्चों वो Q बाई ई होता है, और Q आपके पास जो चार्ज दिया है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन के पास आपका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कैंसिल हो गया, आपका पॉइंट से पॉइंट भी बच्चों कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 8/16 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। तो आपके पास 1/2, तो n की वैल्यू आपके पास 1/2 यानी कि 0.5 आ गया। तो 0.5 कैसा नंबर है आपको पता है, इंटीजर तो ये है नहीं। तो आप बोलेंगे कि ये एक आपका इंटीजर नहीं है, होल नंबर की फॉर्म में नहीं आया। इस चार्ज ने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट किए हैं वो होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। सो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। किसी बॉडी के पास इतना चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, एज दी इलेक्ट्रॉन नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ये एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके पास ये बॉडी के पास चार्ज नहीं हो सकता है। तो इस टाइप का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि क्या बॉडी के पास ये चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप इसको सॉल्व करके देखेंगे। आपका n अगर ये नंबर 1 आ जाता, 2 आ जाता, 3 आ जाता, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500, 200, 700 कुछ भी आ जाता तो ये पॉसिबल होता। अगर होल नंबर नहीं आएगा तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आपका पहला क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा आपका, दी इलेक्ट्रोस्टैटिक force between the electrostatic force between two point charges
बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज, अगर हम दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन हाउ। आपका जो फोर्स होता है वो आपको पूछा जा रहा है कि यह सेंट्रल फोर्स कैसे होता है, क्वेश्चन मार्क, यह होता है या नहीं होता है ये भी पूछ सकता है। तो आप बोलेंगे आपके पास जैसे दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है, ठीक है। तो बेटा जो फोर्स लगता है वो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। या तो फोर्स Q1 से Q2 को ऐसे लग रहा होगा या Q2 से Q1 को ऐसे लग रहा होगा। फोर्स ऐसा नहीं कि इधर को जाएगा फिर ऐसे लगेगा। तो जो फोर्स एक्ट करता है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, और जो फोर्सेस दो बॉडीज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं उनको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं आपके, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस सन और अर्थ के बीच में जो लग रहा है वो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उस लाइन के अलोंग ही लगता है। तो वो सारे फोर्सेस जो दो बॉडी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगते हैं उनको हम सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। तो हमने बोला द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges acts along the line joining two charges so it is, ये कैसा होता है आपका सेंट्रल फोर्स। सो इट इज सेंट्रल फोर्स। तो ये आपके पास सेंट्रल फोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका फोर्स लगेगा यहाँ पे ध्यान देना, इस लाइन के अलोंग लगेगा, इसलिए आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सबको पता है कि अगर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अगर आपको पूछा जाए कि विद एग्जांपल आपको ये एग्जांपल लेकर के समझाइए कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के, तो आप कैसे समझाएंगे। एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल, explain with an example that electrostatic forces are stronger than gravitational forces with an example। आपको अगर ये एग्जाम्पल के साथ समझाना है तो आप इसको कैसे समझाते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है तो जैसे इसका समझा देता हूँ। देखो आपको कि अगर आप क्या करते हैं, कोई आपने स्केल ली उसको रब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे हाथ में मान लो कागज रखे हुए हैं, तो आपने ये बहुत प्रैक्टिकली घर में देखा होगा ये करके, कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपके घर में स्केल रखी होगी, अब स्टूडेंट है तो स्केल रखी है, आपने कागज के छोटे छोटे पीसेस करके रख देने हैं और स्केल को रब करना है, और रब करने के बाद आप उस कागज के ऊपर लेके आते हैं। तो आपने क्या देखा कि आपकी जो स्केल है इस टाइप से, मान लीजिए यहाँ पे कोई सरफेस है, उस पर मैंने ऐसे छोटे छोटे कागज के पीसेस रखे हुए हैं। तो आप यहाँ ध्यान देते हैं कि अगर आप स्केल को इसके पास लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से ऐसे चिपक जाते हैं इसके साथ, ठीक है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि जो ये आपके पीसेस यहाँ रखे हुए थे यहाँ से ऊपर की तरफ को उठ रहे हैं, देखो ये पीसेस के पास मास होगा,
मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनको नीचे को खींच रहा है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हुआ चार्जिंग की वजह से, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना स्ट्रांग हो गया कि आपका ये जो यहाँ पे रखा हुआ जो ये है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे की तरफ को खींचेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको ऊपर की तरफ को, जैसे हाथ में रखा हुआ स्केल लेके आऊं मैं, स्केल को रख के चार्ज कर दिया, उसके बाद इसके ऊपर लेकर टच नहीं करता हूं तो ये इसको खींच देते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ खींच रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को खींच रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने उसको ऊपर की तरफ को खींच दिया, तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया। क्या बोल सकते हैं कि आप एक एक्सपेरिमेंट को करके, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप बता सकते हैं कि आपके पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं या फिर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन और है, इसी तरीके से हम अगर क्वेश्चन अगर रखते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन 1 electron and 1 proton are placed in same electric field, ठीक है। फिर यहां से क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन यहाँ फील्ड है तो ठीक है, लिखा हुआ उसने विल दे एक्सपीरियंस सेम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन मार्क यहां से लगा दिया मैंने। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, उनको हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, क्या उनका सेम फोर्स और सेम एक्सीलरेशन होगा। तो आपको पता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, तो F इक्वल टू क्यू ई। तो आप बोलेंगे देखिए Q इलेक्ट्रॉन पे, जो आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है वो प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज रहता है, E रहता है, तो चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसने सेम दिया हुआ है, तो जो आपका फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पे और जो फोर्स होगा प्रोटॉन पे वो दोनों QE होंगे, QE मतलब EE होगा, तो दोनों पे जो लगने वाला फोर्स है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और दोनों का जो चार्ज होता है बच्चों वो भी आपको सेम है। तो आप बोल रहे हैं कि अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज मैं इस तरीके से डायग्राम बना देता हूँ, प्लस 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 इधर माइनस माइनस माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक प्रोटॉन रखा है, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ चले जाएगा, तो दोनों पे फोर्स सेम लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और दोनों के दोनों ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। देन फोर्स तो ठीक है कि दोनों पे सेम लगेगा। द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्या एक्सेलरेशन सेम होगा। तो आपने कहना है कि सर, आप यहाँ ध्यान से समझिए, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आपने बोलना है कि मेरे पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन एम, और यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का निकालता हूं तो वो हो जाएगा F अपॉन एम ई, इलेक्ट्रॉन का मास, और अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं प्रोटॉन का तो वो F अपॉन क्या हो जाएगा आपका एम पी हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फोर्स हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन का फोर्स हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एफ ई है एफ पी के इक्वल है, दोनों फोर्स सेम एक्सपीरियंस कर रहे थे और वो इक्वल हो जाएगा एफ के, तो ए ई आपका बेटा एफ अपॉन एम ई हो जाएगा और आपका ए पी हो जाएगा एफ अपॉन एम पी, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या दोनों के दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे बोलिए सिंस जो एम पी, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन वो ग्रेटर होता है किससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो एमपी है वो ग्रेटर होता है आपका एमई से, एमपी ग्रेटर है आपका एमई से। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एमपी बड़ा है तो देखो यहाँ अपॉन का नंबर अगर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी, और अगर ये वैल्यू छोटी है तो वैल्यू बड़ी होगी। तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि आपका एक पार्टिकल का मास ज्यादा है और एक पार्टिकल का मास आपका कम निकल के आ रहा है, इसलिए ऐसा होगा कि आपका जो प्रोटॉन है उसका एक्सेलरेशन कम होगा और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर पूछा जाए
तो देखिए आपको पता भी होना चाहिए प्रोटॉन का मास होता है आपका 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg होता है। तो अगर आप इनको डिवाइड कर दोगे, इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं मैं, अगर आप इसे डिवाइड करते हैं mp अपॉन me अगर आप निकालते हैं 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 27 kg अपॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 31 kg, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1836 आता है। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1836 टाइम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका जो प्रोटॉन का मास है इतना ज्यादा होता है। तो एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है, अब जैसे आपके पास यहाँ से ध्यान दीजिए दो फॉर्मूला आए थे, आपके पास ए ही आया था एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो था एफ अपॉन फोर्स, मैंने एफ ले लिया था, एफ अपॉन क्या था बच्चों एम ही था, और यहाँ से आपका था एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अगर मैंने निकाला था वो था एफ अपॉन एम पी था। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्या करने जा रहा हूँ देखिए, अगर मैंने कहा एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप एफ अपॉन एम ई ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका एम ई अपॉन एम पी हो जाएगा। और एम पी की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए यहाँ पे 1, एम ई तो ऐसे ही रहेगा, और आपका एम पी की वैल्यू 1836 टाइम ऑफ एम ई, तो आपका ए पी अपॉन ए ई आ गया, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल के आएगी देखिए, इसको आप यहाँ से 1/1836 लिख सकते हैं, यहाँ से आपका जो निकल के आएगा ए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आएगा 1836 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो आप इस तरीके से देखिए, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि एक का जो एक्सेलरेशन है वो दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा होगा, तो आपने ये भी देखा कि किस तरीके से आपका ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है why should a test charge be of negligibly small magnitude? क्वेश्चन मार्क। आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि एक क्वेश्चन आपके पास बोल रहे थे, जब आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट को हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे थे। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज क्यू था और यहाँ पे हम लोग क्यू नॉट लेके आ रहे थे, तो इस क्यू का इस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका ये क्यू नॉट जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, मतलब जिसको हम लोग कह रहे हैं कि भाई जा तू मार खा, तू पता करके आ कि कितना खतरनाक क्यू है, तो वो नेग्लिजिबली स्मॉल होना चाहिए। जैसे अभी कोरोना की दवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, ट्रायल किस पे होता है, पहले जानवरों पे होता है। तो वैसे ही टेस्ट करने के लिए जो यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है। ऐसा क्यों होता है, इसको क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई नेग्लिजिबली स्मॉल हम लोग रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर ये क्यू नॉट नेग्लिजिबल इसलिए होता है कि अगर ये खुद बड़ा हो जाएगा तो इसका खुद का भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यू नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, क्यू की एक्चुअल ताकत को देखने के लिए हम क्यू नॉट को भेज रहे होते हैं। क्यू की जैसे मान लो एक बड़ा गुंडा है, एक छोटा गुंडा है, बड़ा और ये भी बड़ा है, इसके कंपैरिजन में ठीक ठाक है, तो इस पर फोर्स कम लगेगा, तो इसको देख के पता नहीं चलेगा। तो हमें एक बिल्कुल नॉर्मल सा आदमी मरा धुरा सा भेजना पड़ेगा अगर इसकी एक्चुअल ताकत जाननी है। तो हमें क्यू की एक्चुअल ताकत तब पता चलेगी जब हमारे पास क्यू नॉट कैसा होना चाहिए, बहुत ही नेग्लिजिबल। तो आप यहां पे बोलेंगे दी टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबली स्मॉल लिख देना, नेग्लिजिबली स्मॉल बिकॉज if it will be large तो क्या होगा, its electric field will affect electric field of Q। ठीक है, so we cannot
so we cannot determine actual इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। तो हम Q का एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि जो आपका Q0 है उसको हम लोग बहुत ही छोटा रखते हैं। तो आपने इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस देखे जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बोलते हैं, छोटे क्वेश्चंस हैं, और हमारी सीरीज का पहला और दूसरा पार्ट हो गया। अभी इसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।